अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज की एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अफसर शाही और हुकूमती नुमाइंदे आमने सामने दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए गए, कौन सही कौन गलत, नई बहस छिड़ गई। किसी ने फिरदौस आशिक अवान तो किसी ने वीडियो में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ की हिमायत की। पंजाब के वजीर आला की मामले खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान के रवैये को उनकी अपनी जमात के रुकन, उन्हीं के शहर से ताल्लुक रखने वाले उस्मान डार ने अफसोसनाक करार दिया, जबकि फिरदौस आशिक अवान ने इंतजामिया की बुरी कारकर्दगी को हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। इस वाक़े के अलावा जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी की असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के साथ तल्ख कलामी की ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आ चुकी है। ब्यूरोक्रेसी अब से नहीं बल्कि पहले दिन से नए पाकिस्तान की हुकूमत की तनकीद की जद में है, जिसके बायस तारीख में सबसे ज्यादा तकरीरियां और तबादले किए गए, जबकि ब्यूरोक्रेसी भी इस हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात कोई ढकी छुपी बात नहीं। और अब तक हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की इस चपतलिश की भारी कीमत अवाम को अदा करनी पड़ी है। फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट की वीडियो में दिखाई देने वाले हुकूमती और सिविल ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर मेरे 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीच बाजार फिरदौस आशिक अवान का एक खातून सिविल सर्वेंट के साथ तू तकरार करना या डांट डपट करना नामुनासिब सलूक था, या किसी भी सिविल सर्वेंट की कोताही पर ऐसे ही सख्ती से निपटना चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या फिरदौस आशिक अवान के दबंग अंदाज और ऊंची आवाज की असल वजह वहां पर मौजूद मीडिया के कैमरे थे, या अवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ते बाजार में खराब क्वालिटी की अशिया पर अवामी शिकायत गुस्से की वजह बनी? सवाल नंबर 3, क्या असिस्टेंट कमिश्नर का अपनी गाड़ी में बैठे रहना और फिरदौस आशिक अवान को प्रोटोकॉल ना देना इस वाक़े की असल वजह था, या सिविल सर्वेंट की नाअहली दरअसल इस वाक़े की असल वजह थी? सवाल नंबर 4, वीडियो में फिरदौस आशिक अवान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती करने वालों के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्या इन नामुनासिब अल्फाज पर फिरदौस आशिक अवान को माफी मांगनी चाहिए, या उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है? सवाल नंबर 5, क्या बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में नाकामी पर अब हुकूमत अवामी मुश्किलात की तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर डालना चाहती है, या हुकूमती एजेंडे की तकमील में ब्यूरोक्रेसी वाकई एक बड़ी रुकावट है? सवाल नंबर 6, तौहीन आमेज रवैये के बजाय अगर ब्यूरोक्रेसी की किसी भी कोताही पर हुकूमती अराकीन कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाई करें तो क्या खराबी की बजाय बेहतरी आएगी, या अवामी नुमाइंदों को हक हासिल है कि वो सिविल इंतजामिया के साथ ऐसा ही सलूक और तरीक़ाकार इख्तियार करें जो फिरदौस आशिक अवान ने किया? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज पैनल के अंदर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मुस्लिम लीग नून से आबिद शेर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब से बात करते हैं इस मामले के ऊपर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर साहब अभी हमें ज्वाइन करने लगे हैं। सबसे पहले जरा आबिद शेर अली साहब के पास जाते हैं। आबिद साहब, फिरदौस आशिक अवान साहब ये कहती हैं कि अवाम की जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे, और रमज़ान बाजार में जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मेरा गुस्सा करना जो था वो बिल्कुल जायज़ था। क्या कहते हैं आप इस पर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। अब मैं इस पे हंसूं, मुस्कुराऊं कि या रोऊं? मैं समझता हूं कि फिरदौस बीबी जब वहां पे गई हैं तो बज़ाहिर है वो हुकूमत की नुमाइंदा थी, कोई बंदा होता उसको जूते मारते लोग। चीनी इनकी वजह से महंगी, आटा इनकी वजह से, चीनी इनकी वजह से गायब, आटा इनकी वजह से नायाब, रोजमर्रा गरीब की जिंदगी की जो जरूरियात जिंदगी है जो उन्होंने लेकर जाने, कतारें लगी होती हैं। मंसूर भाई, कतारें आपके चैनल दिखाते हैं, लंबी लंबी मीलों कतारें हैं कि लोग एक एक किलो चीनी आए। ये भी पाकिस्तान का हालात होने थे कि 20वीं 21वीं सदी के अंदर पाकिस्तान के अंदर, नए पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर, जिसको पहले 6-7 साल उसको निखार सकार के बनाया गया, फिर उसको अवाम के सामने पेश करके सिलेक्ट किया गया। उस इमरान खान की हुकूमत में गरीब आदमी, आम शहरी, मिडिल क्लास की लंबी लंबी कतारें, मंसूर भाई, लंबी लंबी कतारें, जहाँ पे सिर्फ 1 किलो चीनी के लिए उनको कतार में खड़ा होना पड़ता है। आप मेरी ये आपको पता है कि जो कीमतें आसमान को छू रही हैं, जो महंगाई का हाल है, जो गुर्बत लोग तो पिसे हुए हैं, और पिसे हुए चेहरों के सामने ये मनूस चेहरे चले जाते हैं, और उसमें उस ऑफिसर का क्या कसूर है? हुकूमत ने सप्लाई की, हुकूमत का वो बाजार है। बीबी वहां पे गई हैं, बीबी ने जाके कहा है कि जी वो उनको बड़ा शौक है मीडिया पे प्रोजेक्शन का, कह दिया कि जी उसको, उस खातून को डांटा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा शर्मनाक रवैया है उनका।
हमने भी शहबाज शरीफ साहब जब मॉनिटर करते थे, खुद वो तशरीफ लेकर जाते थे रमजान बाजारों की, वो खुद मॉनिटरिंग करते थे और आटा सस्ता होता था, चीनी सस्ती होती थी। ये नहीं होता था मंसूर भाई वहां पर पहले ये जो जैसे इस्लामाबाद में इमरान खान कल गए हैं वहां पे पहले बस 2-2 किलोमीटर वो जगह खाली करे। कैसे रमजान बाजार है? नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, पब्लिक में जाएं, पब्लिक को नहीं, आबिद फेस शेर अली करें। साहब, शहबाज गिल साहब बैठ रहे हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब तो खुद तो ब्यूरोक्रेसी का बड़ा बुरा हाल करते थे, खड़े खलोते वहां पे लोगों को फारिग कर देते थे, ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने हथकड़ियां तक पहनाई हैं। तो कम से कम मुस्लिम लीग नून तो हमारे पे इस बात का इल्जाम ना लगाए। मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी गायब नहीं होती थी, मुस्लिम लीग नून के दौर में आटा गायब नहीं होता था, मुस्लिम लीग नून के दौर में शिनाख्ती कार्ड दिखाकर चीनी की कतारें 1-1 किलो चीनी के लिए कतारें नहीं बनानी पड़ती थी। मुस्लिम लीग नून के दौर में बिजली नायाब नहीं थी, मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी नायाब नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब ने एक बाहिम्मत वजीर आला थे। ये कहाँ पे राजा बॉस, कहाँ पे गंगू तेली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इनकी ये शहबाज शरीफ साहब अपने आप को ये ये सस्ती शोहरत बनाने के लिए शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करते हैं। आम मंसूर साहब बैठे हैं, जो अस्पतालों का हाल है, जो वैक्सीन, मैं अभी किन किन बातों पे छेड़ूं, किन किन जख्मों को कुरेदें। इन्होंने तो पाकिस्तान का अपने जैसा हाल कर दिया, जिस तरह इनकी मनूस शक्लें हैं, इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान इस तरह नहीं। मादर के साथ मेरी सख्त तल्ख जबान है, रोजों में भी रोजों का एतराज, लेकिन इन्होंने इनको झूठे पढ़ने चाहिए। जाए पब्लिक में, जाते क्यों नहीं है? अच्छा, मैं जी जी। ये एक सेकंड, शहबाज शरीफ साहब जाते थे, शहबाज शरीफ साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया, उन्होंने डिलीवर किया। ठीक, ये तो बताएं कि चीजें महंगी करते हैं, कि फ्रूट खराब है, और आप चीजों सस्ती करके जाएं बाजार में, लोग आपकी तारीफ करें। आप अपना गुस्सा मलबा आप उन अफसरों पर डाल रहे हैं, उन बेचारों का कसूर है। ठीक है सर, मैं जरा डॉक्टर शहबाज गिल साहब सर तशरीफ ले आए, मैं जरा उनका भी मौकफ लूं इस मामले पे। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी सर सियालकोट में हुआ है, आप प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी हैं, हाउ डू यू सी ऑल दिस? आपके ख्याल में ज्यादा एस्केलेट कर गया ब्यूरोक्रेसी, और पंजाब हुकूमत का इंप्रेशन आ रहा है कि दोनों आमने सामने खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सर। अच्छा जी, देखिए इसमें दो चीज़ें देखने की हैं कि जब आपको पता है कि पब्लिक एरिया के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जर्नलिस्ट हों, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हों, कई दफ़ा गर्मा गर्मी हो जाती है, इंटरेक्शन अनप्लेजेंट हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अल्फाज के चुनाव के ऊपर बात हो सकती है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, आपको पता है उनके ऊपर अवाम का बड़ा डायरेक्ट प्रेशर होता है। अभी आबिद शेर अली साहब आज मेरे शहर के हैं, भले आदमी हैं, लेकिन बड़ी देर के बाद शायद कोई नासा के किसी लगे हुए थे, मेरा ख्याल है किसी मुहिम के ऊपर कोई स्यारा शारा ढूंढ रहे थे, क्योंकि आज को 2-3 साल बाद मैंने इन्हें टीवी पे देखा है। तो हो सकता है किसी नासा वासा में उधर अमेरिका में होते थे, कोई नौकरी शौकरी आजकल कर रहे हो, या कोई नया स्यारा मुरीख का या कुछ और दरियाफ्त कर रहे हो। तो एक तो ये खुशी की बात है कि आपको आबिद शेर अली साहब आज मुयस्सर आए, तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ उनकी आवाज़ सुन के, यकीनी तौर पर। तो जब आप ये भी, मैं इनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि ये भी मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं, और इन्होंने भी फ्रंट लाइन के ऊपर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया, और इनको पता है कि पब्लिक जब रमज़ान हो, फिर कोविड, उसकी SOP, फिर रमज़ान का प्रेशर होता है सप्लाई एंड डिमांड का, तो उसमें ये सारा कुछ हुआ। ना होता तो बेहतर था, अच्छा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हुआ वो भी आपको पता है कि पब्लिक एरिना के अंदर ये चीज़ें होती हैं, पहली दफ़ा नहीं हुई, होती हैं, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। एक स्पार ऑफ मोमेंट के अंदर एक चीज़ हुई, और उसमें मैंने जैसे आपको कहा कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था, और उसके साथ साथ फिर हमारे अफसरान जो बिल्कुल अभी यंग हैं, उनको भी, क्योंकि पहली दफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर कई दफ़ा ऐसी पोस्ट होती है, आपको पता है कि पहली फ्रेश पोस्ट होती है, दूसरी दफ़ा तो एक्सपीरियंस भी नहीं होता ऐसी जगह मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने का। तो आई थिंक इसको इतना बढ़ाना चढ़ाना नहीं चाहिए, और स्पेशली नून लीग का तो बिल्कुल नहीं बनता ना। अच्छा, आबिद शेर अली साहब से या चौधरी शेर अली साहब से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने पूरे पंजाब में क्या कर रखा हुआ है? इन दोनों से बेहतर कौन जानता है कि राणा सनाउल्लाह साहब किस तरीके से धौंस जबरदस्ती के साथ ब्यूरोक्रेसी से काम लेते रहे, और उन्हें अभी भी धमका रहे थे राणा साहब चंद दिन पहले कि
कमिश्नर जो लाहौर हैं उन्होंने और उनके बच्चों ने भी यहीं रहना है, यही नौकरी करनी है तो हम देख लेंगे। और चीफ सेक्रेटरी को भी यही धमका रहे थे वो। और उससे चंद दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि 180H जो है वहां पर ऐसे सरकारी मुलाजमीन के क्वाइफ जमा किए जाएंगे जो हमारे साथ अभी उनके हिसाब से ज्यादती कर रहे होंगे, तो बाद में बदला लिया जाएगा उनसे। तो एक जमात जिनका ये माजी रहा है वो बात नहीं कर सकती, मतलब छाजते बोले छाननी के में बोले, जैसे आप छत्तीस सुराख ने ये बात ना होती तो बेहतर था, लेकिन इसमें नून की बात करना जो है ना वो नहीं बनती। कोई जमाने में और करे तो वो ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इस पे अब डैमेज कंट्रोल किस तरह किया जाएगा? मतलब दोनों साइड्स में से किसी तरह बैलेंस आउट किया जाएगा, या एक्चुअली बिकॉज नून लीग ने आज इस सिलसिले में करारदाद भी पंजाब असेंबली में जमा कराई कि जनाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो इस्तीफा दें इस मामले के ऊपर। तो अब गवर्नमेंट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि किसने करारदाद जमा करवाई। अगर तो हमारी कोलीग है ना बट उन्होंने कराई, तो उनको तो कई दफ़ा पता नहीं लगता। वो अपने MPs के खिलाफ भी करारदाद जमा करा देती हैं। उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है जो उनके लिए करारदादें लिखता है। तो अगर तो उन्होंने कराई है तो ये तो वैसे ही मतलब वो कोई इतनी सीरियस करारदाद नहीं होगी। लेकिन अगर ये करारदाद इनकी पार्टी के किसी सीनियर आदमी ने कराई है तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। और असम्बली का बिल्कुल हक है, असम्बली इसी काम के लिए असम्बली बनी होती है। तो असम्बली में इस पर बिल्कुल बातचीत हो, दोनों साइड्स का एक मुद्दा आए, और असम्बली में जब बहस होगी तो वहाँ पर बड़े बड़े जय्यद मुकर्रर भी हैं, मलिक अहमद खान जैसे, इधर हमारी तरफ से भी बहुत सीनियर एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं हमारी तरफ से भी। तो वो बैठकर आपस में वहाँ पे असम्बली के फ्लोर पे गुफ्तो शनीद करेंगे, और अगर उनको लगता है इस मामले पे मजीद बहस होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वेरी गुड। रही बात की क्या करना है, तो फिरदौस आशिक अवान साहबा एक आइन कानून के अंदर उनका एक डेजिग्नेशन है, वो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जो किया है, जो बात की है, उसको उसी आइनी और कानूनी तनाजर में देखना पड़ना। अपनी पोजीशन जो एक अवामी रिप्रेजेंटेशन में उनके पास है, और इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर भी गवर्नमेंट की एक ग्रेड 17 की ऑफिसर है, उनका जो इस्तेहकाक है वो भी गवर्नमेंट के उसी सिस्टम के अंदर देखना पड़ना है। तो आइन और कानून ने लाइनें, इख्तियारात सब कुछ तय किए हुए हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि होता है, डॉक्टर्स और नर्सेज में झड़प हो जाती है, बिल्कुल होता है। इवन कई दफ़ा उस्ताद और स्टूडेंट्स के अंदर झड़प हो जाती है। मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमारे स्टूडेंट्स कई दफ़ा उनकी और हमारी हो जाती थी किसी बात के ऊपर। अच्छा। ये बात ऐसे ठीक नहीं, ऐसे ठीक है, तो चीज़ें होती हैं। ठीक, उसके साथ आपने चलना होता है। यही ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनको आपने मैनेज करना होता है डे टू डे लाइफ में। एवरी डे AC और DC की होती हैं, AC और कमिश्नर्स की होती हैं, कमिश्नर्स की और ऊपर चीफ सेक्रेटरी की होती हैं। मैं तो पंजाब में अभी भी और पहले भी जो केस स्टडीज पूरी जिंदगी पढ़ाई यूनिवर्सिटीज में, उनमें देखता रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। सर मुझे इजाजत दीजिएगा। शैला राणा साहबा, मैं आई एम एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज, मैं ये बात कहूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो टोटली हर बात के ऊपर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को ही कहेंगे कि जी बिल्कुल वही ठीक है और असिस्टेंट कमिश्नर की गलती है। लेकिन उन्होंने दोनों साइड्स की बात की कि ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये हो भी जाता है। अब यहाँ पे दोनों ही खवातीन थी। शैला साहब, आपके ख्याल में गवर्नमेंट अब इसको सही तरह हैंडल कर रही है? मेरे ख्याल में मेच्योरली हैंडल कर रही है। अच्छा, मैं एक बात कहूँगी कि देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, झल्लाहट भी आ जाती है अगर हम उर्दू के अल्फाज लें। लेकिन असल बात यह है कि जब हम किसी बड़ी ओहदे पे होते हैं, किसी बड़ी जगह पे होते हैं, तो हमें जितनी इनकिसारी हो उतना ही अच्छा होता है। फलों वाला दरख्त जो है वो झुका हुआ होता है। तो जो हुआ वो अच्छा नहीं लगा, ना देखने में ना सुनने में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लेकिन थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि PTI के MNAs की झुंझलाहट बढ़ रही है। असलम खान ने दुकानदार के साथ, फिर इनके दूसरे एक MNA हैं, उन्होंने कोरंगी में किसी ऑफिसर्स के साथ, तो ये थोड़ा सा बैठ के एक दफ़ा PTI को समझाना चाहिए कि किस तरह से, अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम तो उसकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो खुल के हमारे मुंह पे बात करे, कहे। लेकिन अगर हम अपने ही, एक तो खातून थी, छोटी थी वो लड़की, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। लास्ट ईयर कोविड में हमें एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, और उससे पहले गार्बेज बैकलॉग में भी मुझे एक डिस्ट्रिक्ट दिया था, फिर रेन इमरजेंसी में एक डिस्ट्रिक्ट दिया। तो मोस्टली ACs जो हैं और MCs छोटे छोटे हैं। मैं तो
मुंह से बेटा बेटा निकल के बात कर रही होती हूँ। मुझे उलझन भी होती है कि वो बेचारा अच्छा खासा ऑफिसर है, मैंने उसको बेटा बेटा कह दिया। इवन ये कि हमारे ये आप शैला साहब अपनी उम्र बढ़ा रही थी कि उनकी कम कर रही थी? बात जहनी इसकी होती है, जहनी सतह की, कि जब आप खुद बच्चों वाले हो जाते हैं तो फिर नहीं, आपकी शफकत है, बड़ी अच्छी बात है, गुड टू हियर। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे अपने ऑफिस में मैं 10 साल डेप्यूटी स्पीकर रही, जो एक डेप्यूटी स्पीकर के हिसाब से एक एजाज़ है, तारीख है मेरी कि एक औरत ने 10 साल की है। मेरा स्टाफ जो है वो ये कहता था कि आपने हमें ख़राब कर दिया, कभी डांटा नहीं, जब आप जाएंगी तो हम क्या करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही मासूम खातून डिप्टी स्पीकर बन के आई। अच्छा चलें, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। ये है कि गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, करना चाहिए, लेकिन इसको जब्त करना ही तो हमारा बड़ापन होगा। ठीक है, ठीक। आबिद शेर अली साहब, डॉक्टर साहब ने वैसे एक बात में तो काफी वजन है कि मुस्लिम लीग नून की भी अपनी बड़ी हिस्ट्री रही है। अभी रिसेंटली शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर ऑफ द हाउस को ये जो अल्फाज कहे थे कि जी मैं आपको जूता उठा के मार दूंगा, और जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब चंद और चीजें भी कोट कर रहे थे, ये वैसे आप लोगों के अपने माजी के अंदर भी तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। तो मरियम नवाज साहिबा जब इस मामले के ऊपर ट्वीट करें तो नाइंसाफी नहीं है, गलत नहीं है कि वो इस बात पे तनकीद करी? ब्यूरोक्रेसी के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून वैसे ही बड़ी मशहूर रही है अपने दौर में। देखें डॉक्टर साहब, शहबाज साहब पता नहीं डॉक्टर है भी कि नहीं, बहरहाल एनीवे मैं इनके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। मुझे जवाब चाहिए कि जो चीनी की कतारें लगी, देखिए इन्होंने कुछ इसमें सीरियसनेस है ही नहीं इनमें। ये जवाब क्या सीरियस देंगे? चीनी के लिए कतारें लगी हैं, ये जहांगीर तरीन को एनआरओ देते फिर रहे हैं, आटा गायब है। देखिए मंसूर साहब, मैं इनको महंगाई का पूछता हूँ, सवाल कोई करते हैं, जवाब कोई करते हैं, कभी राना सनाउल्लाह की तरफ घुमा के ले जाते हैं, कभी कई ले जाते हैं, कभी मेरी गैर मौजूदगी का इजहार करते हैं। इनको बड़े ज़ौक और शौक से घुटके मिलेंगे ताकि ये भाग ना पाए कहीं। नंबर 2, मेरी गुजारिश ये है कि ये मुस्लिम लीग नून पे जो इल्जाम लगते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं है कि आप मरियम नवाज का दरवाजा तोड़ के कराची के अवारी होटल के अंदर घुस जाएं और ना उसके इंक्वायरी का पता चला, ना उनके जिम्मेदारों का भी तयन किया गया, पता ही नहीं है कोई। हमने चादर और चार दीवारी में मुस्लिम लीग नून नहीं जाती। मुस्लिम लीग नून में आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पंजाब आगे बढ़ा, पंजाब में आटे की कतारें नहीं लगती थी, चीनी की कतारें नहीं लगती थी। इस तरह के जो तलख रवैये थे किसी अरकान पार्लियामेंट के, उसको नताड़ा जाता था। ये नहीं कि उसकी साइड लेकर आप खड़े हो जाएं। अगर ऑफिसर की जो वो वहां पे खातून थी, अगर उनकी ज्यादती होती, आपके मीडिया ने एक्सपोज किया। डॉक्टर साहब तो रोजों में भी झूठ बोलते हैं, अल्लाह ही खैर करे, पता नहीं रोजा रखते हैं भी कि नहीं, खैर ये जाने तो शैतान जाने, मुझे क्या इससे कि रोजा रखते हैं कि नहीं रखते। डॉक्टर साहब मेरा ऐसा कहें ये जाने और आबिद शेर अली जाने। नहीं, शैतान तो आप हैं ही हैं, वो मैं फिर बताऊंगा आपको। खैर मेरी बात है, इन्हें बड़ी तकलीफ है जब से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में कभी इस्लामाबाद के लॉकडाउन का छापा मारने चले जाते हैं और 2-2 किलोमीटर तक कर्फ्यू लग जाता है कि जी जनाब आ रहे हैं, ना कोई बाजार है, ना कोई समोसे में, ना कोई इफ्तारी का टाइम है, ना बंदा ना बंदे की रात, खाली। ये कल की बात कर रहे हैं आप? ना जी, ये कल के विजिट की बात कर रहे हैं आप? कल वजीर आजम ने जो विजिट किया, सारी मैं आपको कड़ियां जोड़ रहा हूँ ना जी, सारी मंसूर भाई, कड़ियां जोड़ रहा हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की वीडियोस आपके पास मौजूद होंगी। मुझे एक नुक्ते पर जरा, जो आपने इतराज उठाया है कि मुस्लिम लीग नून का माजी रहा है, मुझे मंसूर भाई गुस्ताखी माफ, मैं आपसे भी बड़ा मुदमाना पूछता हूँ कि कोई वो वीडियो चला दें जिसमें इस तरह बड़े बाजार में कोई गैर इखलाकी तौर पर ऑफिसर्स के साथ, हाँ अगर मामला देखें, आपने एक रमजान बाजार बनाया, अगर नहीं लगा, कुताही है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पर एक्शन लें। आप ये पब्लिक को दिखाने के लिए फ्रूट पे चलेगी, जाएं, चीनी जहाँ पे पड़ी थी जाती, आटा जहाँ पे पड़ा था जाती, पब्लिक जहाँ पे खड़ी थी लोग आपको बताते कि क्या भाव बिकती है। आप गई फ्रूट पे,
तभी आपने अपनी जेब से फ्रूट खाया है जो आप गरीब के लिए गरीब को तो आटा चाहिए, गरीब को चीनी चाहिए, गरीब को सस्ती अदविया चाहिए, गरीब को सस्ती दालें चाहिए। अब 500-500 रुपए की किलो की मुर्गी बिकेगी मंसूर भाई, तो लोग क्या पानी से रोजा रखेंगे? आपको पता है कि पुरसाने हाल क्या है लोगों का। मुझे शहबाज गिल साहब ने एक भी मेरी बात का नहीं जवाब दिया। ये कभी पुटिंडा की तरफ चल पड़ेंगे, आप मेरे पे जाती अटैक करें, मेरी आपको शक्ल चंद हफ्तों के बाद बड़ी अच्छी लगेगी, आप फिक्र ना करें। मुझे भी पता है आप फैसलाबाद के हैं, मुझे भी पता है आबिद साहब ऐसे थोड़े हफ्तों के बाद क्यों अच्छी लगेगी? ऐसा क्या होगा थोड़े हफ्तों में? इनको मैं वैसे कह रहा हूं कि मैं पर्सनल अटैक पे जाऊं तो मंसूर भाई अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। ठीक है, मैं सर एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद दोबारा कोशिश करते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आबिद शेर अली साहब जो सवालात कर रहे हैं, अब बात की उन्होंने वजीर आज़म के इस दौरे की, जो उन्होंने कल अवाम में गए और जाके मुख्तलिफ रेडी वाले जो लोग थे और दीगर जो अफराद वहाँ काम कर रहे थे उनसे मुलाकात की, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हल्का NA 249 के हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग होनी है और उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगे, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो एक वाकया पेश आया उसके बारे में बात कर रहे थे। आबिद शेर अली साहब इस सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने वज़ीर आज़म के कल जो उन्होंने दौरा किया है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। डॉक्टर साहब, एक जो तनकीद हो रही है वज़ीर आज़म के इस दौरे की वो ये है कि जिन मार्केट्स के अंदर वो गए, बड़ा अच्छा जेस्चर है, वज़ीर आज़म को जाना चाहिए, अवाम में जाना चाहिए, लेकिन ये भी एक तनकीद हो रही है कि वहां जाना चाहिए जहां पे आटे के लिए, चीनी के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहां पे जाके लोगों से इंटरेक्ट करते और पूछते कि जी क्या हुआ है, हालात क्या हैं, तो फिर उनको सही फीडबैक मिलता। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। अपोजिशन का काम होता है कि हर काम जो हुकूमत करे, बदकिस्मती से जिस तरह की अपोजिशन हमारे यहाँ है, उन्होंने हर काम के ऊपर तनकीद करनी है, तो वो मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूँ। चीनी यहाँ पर 140 रुपए किलो तक भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में गई। 27 रुपए पे प्रेसिडेंट मुशर्रफ छोड़ के गए थे, 65 तक ये बेचते रहे, लेकिन साथ साथ हर साल 27 से 30 अरब की सब्सिडी देते रहे। सब्सिडी का मतलब जो घर में बैठा शख्स है वो ये समझ ले कि अगर पाकिस्तान में पूरे लोग जो हैं वो 10 लाख, मैं एक फिगर दे रहा हूँ जस्ट एक मफरूजे के तौर पे, 10 लाख किलो जो है वो चीनी अगर पूरे पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीनी की फी किलो जो है वो 30-35 रुपए जो सब्सिडी की अमाउंट है, या 40 रुपए, वो सरकार के खजाने में से, और सरकार का वो खजाना जो अवाम के टैक्स से लिया होता है उसमें से निकाल के शुगर मिल मालकान को दे दिया जाता था और चीनी की आर्टिफिशियल कीमत नीचे रखी जाती थी। ये एक साइड थी लूटने की। दूसरी साइड ये लूटने की थी कि ये तमाम जिम्मेदार, और मैं बल्कि मंसूर साहब आपसे ये बात रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जरा कई दफा मुनफरिद किस्म के शो करते हैं, बाजार में जाके भी सर्वे भी करते हैं, कि आप गांव में जाके भी शोज करें थोड़े से। आप ये पूछें उन जिम्मेदारों से कि उनको 130, 40, 50, क्योंकि हमारी 60-70% आबादी गांव में, अक्सर उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती मीडिया में उस तरह जिस तरह अर्बन सेंटर्स की आ जाती है। तो उनसे अगर आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि इनके सारे जमाने में 150, 130, 120 गन्ने का रेट मिलता था। उधर से भी शुगर मिल मालिक जो है वो चोरी करता था। उसके बाद जो अगला काम वो करते थे, एक गांव के लोगों को सबको पता है कि गन्ने की कटौती करते थे। मीन अगर आप एक ट्राली गन्ने की फेंकी है तो उसमें 10%, 15% कटौती कर दी कि जी ये आपके गन्ने के ऊपर जो छिलका है वो जिन्हों असी पंजाबी खोरी कहने हैं, ओदी वजह तो ਤੁਹਾਡਾ वजन ज्यादा है, उसकी हमने कटौती कर ली है। तो ये कई तरीकों से अवाम को लूटा जाता था। चीनी तो 65 रुपए रखी जाती थी, वहां पे आपको 20-30 रुपए सस्ती, लेकिन दूसरी तरफ 60-70 रुपए लूट लिए जाते थे। वो ठीक है। तो हमारी हुकूमत ने आके चीनी माफिया के ऊपर ना सिर्फ हाथ डाला, बल्कि कोई जीरो सब्सिडी इस साल आपके सामने गई जो पिछली दफा 2.5 अरब गई, उसका भी एहतसाब हो रहा है। तो हमने ये तमाम जो लीकेज थी कि एक जेब में से काट के निकाल लो, एक जेब में से हंस के निकाल लो, एक जेब में से मिन्नत करके निकाल लो, तो 3-4 जेबों से पैसे निकाल लो, वो सारे बंद कर दिए। डॉक्टर साहब एक सवाल, दूसरी बात सर यहाँ पे इससे रिलेटेड एक सवाल, डॉक्टर साहब यही माफिया से रिलेटेड ये जो आप बात कर रहे हैं इसी पे एक सवाल, जहांगीर तरीन साहब का जो आज केस था, इस सिलसिले में आज FIA ने अपनी रिपोर्ट नहीं जमा कराई सर, और उनको दोबारा जमानत जो है उनकी मजीद एक्सटेंड हो गई। नहीं, वो देखिए FIA क्योंकि कर रही है, आपके सामने है
कि जहांगीर तरीन साहब ने आज भी FIA के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अगर आप देखें, उनकी स्टेटमेंट देखें, जो उनका हक है कर सकते हैं। FIA अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द, आपको पता है रमज़ान भी है, ऑफिस टाइम्स आप ज़बरदस्ती किसी के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के आप इनलार्ज नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट का टाइम है आजकल, आपको पता है कि चंद घंटे सिर्फ काम होता है कोविड की SOPs की वजह से, रमजान की वजह से, और हाफ जो है वो एम्प्लॉइज हैं ऑफिस के अंदर। आप मेरे से बेहतर जानते हैं। इस वजह से थोड़ी सी डिले है चीजों में, लेकिन इंशाल्लाह ये पहली दफा इमरान खान कर रहे हैं कि एहतसाब कर रहे हैं किसी का, ये बात पहली हो गई। दूसरी बात हो गई कि नवाज शरीफ साहब ने जो डिलीवरी दी है वो डिलीवरी हमारे सामने है। वो डिलीवरी है राना सनाउल्लाह साहब की नजर में, शक्ल में वो डिलीवरी है। वो जो 25 अरब की शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके ले गई, वही शहबाज शरीफ जिनके 1991 में तकरीबन 21 लाख रुपए पूरे खानदान के असासे थे, 1997 में 1.5 करोड़ थे, और उसके बाद आप देख लीजिए कि जब वो पहुंचा 2018 में तो वो किस तरीके से अरबों रुपए के असासे बन गए, जो नोन असासे हैं। अभी भी बहुत सारे होंगे जो अननोन होंगे। तो इनकी डिलीवरी भी सबके सामने, पूरे लाहौर में पिछले 30 साल में एक नया हॉस्पिटल नहीं बना। ठीक है। साउथ पंजाब के आखिरी 7 साल में 265 अरब रुपए जो है ये लूट के वहां से ले आए और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की नजर हो गए। अगर आप आज इनकी ऑरेंज ट्रेन देखें तो 1 साल का 12 अरब रुपए का घाटा हुकूमत पंजाब को पड़ता है एक शहर में, छोटे से हिस्से में ट्रेन चलाने में। अगर आप मेट्रो बस देखें तो हमारे जमाने में मेट्रो बस वही कंपनी $1.86 फी किलोमीटर किराए पे चला रही है, और ये डॉक्यूमेंटेड है। इस पे मैं केस भी भुगत रहा हूं अदालत में अनफॉर्चुनेटली। और इनके जमाने में वही कंपनी, वही मेट्रो बस जो है वो $3.80 फी किलोमीटर के ऊपर किराए पे दी हुई थी। तो वो जो $1.94 आवाम का पैसा आवाम से छीना जा रहा था, लूटा जा रहा था, वो कहां जा रहा था? तो हमने ये सारी डिलीवरी देख ली, ये लूट मार का सारा तरीका था। इनको जवाब देना चाहिए स्पेसिफिक सवाल आपका था जो इशू हुआ फिरदौस साहबा का। मैंने तो टू बिगिन विद कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, बड़ी अच्छी बात, ये इशू नहीं होना चाहिए था, ना होता बेहतर होता। लेकिन आबिद साहब से सर मैं इसका जो मैंने आपको कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं वो क्योंकि बहुत यंग होते हैं, फ्रेश उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो कई दफा उनको भी नहीं पता होता कि इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। आबिद शेर अली साहब से मेरे ख्याल में दोनों साइड पे देखने की जरूरत है वहां। आबिद शेर अली साहब, ये जो डेवलपमेंट के हवाले से आपने बात की, 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, शरीफ फैमिली के 21 लाख रुपए के पहले असासे 90s के अंदर, उसके बाद 1.5 करोड़ और उसके बाद अरबों में हो गए। सर ये डेवलपमेंट थी, इस डेवलपमेंट का तो जवाब देना पड़ेगा ना मुस्लिम लीग नून को। इस पे भी तो पंजाब के अवाम को जवाब दें। मैं बता रहा हूँ, सुन लें। 70s के अंदर मुझे तो पता जी, मेरे नानके हैं। 71 के अंदर उन 7 भाइयों की मॉडल टाउन के अंदर कोठियां बनी। उस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल की नाक बहती थी, तो ऐसे साफ करते थे अपनी नाक, पता नहीं चड्डी से करते थे, हाथ से करते थे। नो पर्सनल कमेंट नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। पर्सनल कमेंट मैंने कोई बात नहीं, आबिद को करने दें, मत रोकें। बात सुन ले यार, अब मेरी भी बात सुनना ना। मैंने आपकी तकरीर सुनी बड़ी लंबी, जो कंटेनर वाली थी, वो मैं सुन रहा हूँ बड़े प्यार से। आपको नहीं ना पता, मैंने आप बात करें मैं सुन रहा। आपने कभी साइकिल की शक्ल नहीं देखी थी? दूसरों वो कैडलक में फिरते थे 68 से 65 में, 70s में कैडलक होती थी, उनकी गाड़ियां थी, मॉडल टाउन के घर पे थे। वैसे बात कर रहा हूँ, पता नहीं आप किधर रहते थे। मैं उस चीज का आपको पता है। मैंने तो एक आराम से बात की है कि नाक भी नहीं साफ करनी आती थी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं, मंसूर भाई को एक सबूत लाए हो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, को एक रत्ती भर का धेले का इन्होंने पकड़े ना, वो अलीम खान साहब को, जिनकी टीटियां लगी हैं 80 करोड़ पे की उनकी वालदा के नाम पर, पकड़ के लाए। मेरे अगर नहीं इनके पास ये इनको नजर नहीं आता तो मेरे से ले लें। शहबाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाते हैं गन्ने की, चीनी की। शहबाज शरीफ साहब जब मीटिंग बुलाते थे, मिलों वाले तो वैसे डरते थे, उस वक्त गोदामों में छापे पड़ते थे उनके, चाहे उनके अपने खानदान की मिलती। जब मुझे एक भी शहबाज गिल, आप बैठे हैं हुकूमत में, आप अपने जाएं, डॉक्यूमेंटेड बात करें कि ये रिकॉर्ड है, ये उनके जो हवाले से करें। पकड़े आप खुसरो बख्तियार को। आपने तो FIA के ऑफिसर को, जिसने इंक्वायरी करके आपको खुसरो बख्तियार को गिल्टी करार दे दिया, जहांगीर तरीन को गिल्टी करार दे दिया। डरते क्यों हैं? और डरते क्यों? किस चीज की वहां पर ही पाई तो डेजी दसो।
कि इतना आपने जहांगीर तरीन को अरबों रुपए का फायदा दिया, आप पकड़े उसको, आप पकड़ते क्यों नहीं है? आप भाईजान, आपको वो बात याद आ रही है तो आपने जो मेट्रो जो बीआरटी पेशावर है, जनाजा निकाला, अरबों रुपए का टीका लगा, बिलियन ट्री पे अरबों रुपए का टीका लगा, मोहल्लम जबा पे अरबों रुपए का टीका लगा। अब मैं कौन कौन से इंजेक्शन की बात बताऊं? यहाँ पे तो बात अरबों, यहाँ पे करोड़ों की नहीं बात होती मंसूर भाई, अरबों में। अरब भी शर्माते हैं आने में पाकिस्तान में कि यार साडू ते इन्होंने बदनाम कर छड़िया। अच्छा चलें, मैं सर एक ब्रेक सर, एक ब्रेक। जी जी जी। ऑरेंज ट्रेन भी इधर है, आप हर चीज इधर है, आप एहतसाब करें, इनको के डॉक्यूमेंटेड बात करें। ये बड़ा मसला इन पर, ये सिर्फ इल्जाम लगाते हैं मंसूर भाई। मैंने ये सिर्फ पूछा है, क्या शहबाज शरीफ के होते हुए, नवाज शरीफ के होते हुए चीनी के 1 किलो लेने के लिए लाइनें लगी? नंबर 1। क्या आटा लेने के लिए लाइनें लगी? नहीं। क्या 400 रुपए शहबाज शरीफ के दौर में हुई? नहीं हुई। क्या अद्वियात 600% महंगी हुई? नहीं हुई। कोई चीज मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ शहबाज गिल साहब, आपको एक तो मुझे आपको क्या कहूँ, आप मेरे लीडर जैसा तो आप नाम रखते हैं, मैं अब आपको कुछ कह भी नहीं सकता पूरे अल्फाज में, क्या कहूँ, आप नाम भी उस तरह का रखा है और ऊपर से फॉलो भी उनको करते हैं। आपको दिल में खुशी हो रही है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, ये आप रोजे में आपको पता है कि आप कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे मंसूर भाई सिर्फ इस चीज का बता दें, क्या शहबाज शरीफ साहब के होते हुए, नवाज शरीफ साहब के होते हुए चीनी के लिए आपको लाइनें लगी? अच्छा मैं सर मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद ये लाइनें सर एक ब्रेक, नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हल्का 249 के हवाले से भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जब आमने सामने आ रही है, इसी मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गिला है हुकूमत का कि ये लोग ऑपोजिशन हमारा साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये नाज़रीन आपने दोनों जमातों की गुफ्तगू सुनी, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस्तीफा लेना था इमरान खान साहब का, लेकिन सूरत हाल ये है कि एक हल्के के इलेक्शन के पीछे दोनों जमातें अब आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं। शैला रज़ा साहिबा, नून लीग का ये कहना है कि यहाँ पे जो है वो रिकाउंट कर लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर मानती नहीं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब ये केस सुना भी जाएगा। आखिर एतराज़ क्या है? एक ये भी सवाल और दूसरा भी साथ ही ले लीजिए कि हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो है वो लाना चाहती है, लेकिन ऑपोजिशन उनके साथ जो है वो किसी किस्म का भी हाथ मिलाने से क्यों कतरा रही है? जब एक सिस्टम ठीक होना हो रहा है तो उस पर फिर हिचकिचाहट किस बात की है? दोनों का जवाब दे दीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब पीडीएम में भी सारी जमातें थीं तो गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत सारी जगह पे हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में मौजूद थे। और जहाँ तक इस्तीफे वाली बात है, अब तो पीएमएलएन भी ये समझती है कि इस्तीफे देने से अगर हुकूमत गिरेगी तो गलत बात है, शहीद हो जाएगी। और हम भी यही समझाते थे कि हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब दोनों ने इलेक्शन लड़ा है, दोनों आमने सामने आए हैं, किसी एक की हार जीत होनी थी, हो गई। अब एक राइट है कि अगर ये रिकाउंटिंग चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी वो मंजूर होगा। और अगर आगे भी इन्होंने कोई सबूत पेश किए तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा हम उसे मंजूर करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि हमें इतने महज़िब दौर में दाखिल हो जाना चाहिए कि हार जीत का असर हमारी ज़बान और हमारे इखलाक पे नहीं पड़े। एतराज़ है, समझते हैं कि बेईमानी हुई है, रिकाउंटिंग करा लें। अगर जो चीज़ सबूत पेश कर सकते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे, रिपोलिंग वो भी करा लें। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि गर्मा गर्म बयान दिए जाएं और एक दूसरे के खिलाफ बात की जाए। पाकिस्तान की सियासी जमातों को मैच्योर होके आगे की तरफ देखना चाहिए। दोनों ने अपने इतराज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए हैं और मैं समझती हूँ ज़बानें भी बंद रखनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस्लाहात की तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में आसिफ अली जरदारी साहब ने चाहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएं और दो कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी लिया था, लेकिन फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी। हुकूमत अगर ये समझती है
कि वो कोई लेजिस्लेटिव वे लेजिस्लेशन के थ्रू वो कोई रिफॉर्म्स लाना चाहती है तो उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं। और सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स ही नहीं, जो भी वो कोई ऐसी बात कर रही है जिससे हम समझें कि अवाम को, पाकिस्तान को आने वाले दिनों में उससे फ़ायदा होगा, हम तैयार हैं। ठीक है, और ठीक है। बेहतर यही होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर कमेटी बनाई जाए, बजाय इसके कि कोई ऑर्डिनेंस आए या कुछ आए और उनके पहले कोई अगर सजेशंस भी हैं उनको डिस्कस भी किया जाए असेंबली में और फिर एक कमेटी बनाकर उसको टाइम दें। और अभी हमारे पास टाइम भी है और मैं भी ये चाहूँगी कि 249 जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे 2018 के इलेक्शन में नून लीग ने सिंध से एक भी नशिस्त हासिल ठीक नहीं। है, मैं शैला साहब आता हूँ, वो बात लंबी हो जाएगी, मुझे जरा इजाजत दीजिए, वो बात लंबी हो जाएगी, मैं जरा जल्दी से आगे जाना चाहूंगा। आबिद शेर अली साहब, सर मुकाबला आप लोग इमरान खान साहब का कर रहे थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक नया महाज खुल गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इतनी तनकीद, वो आप लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये क्या हो गया? इमरान खान साहब से मुकाबला करते करते आपस में मैच खेलना शुरू हो गए। मैं मंसूर साहब एक आपका जवाब देने से पहले पीटीआई का वो हिसाब था ना, वो मैदान में 6 घोड़े दौड़ रहे थे, उन्होंने सरदार जी ਤੁਹਾਡਾ घोड़ा गिरा, उन्होंने जिन्हें सारे नौके लाया है 6ठे नंबर पे आए। खैर मैं इनकी क्या बात करूं, जो शैला रजा साहब बैठी हैं, देखिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक इलेक्शन है, 15 से 20 मिनट के फासले पर पोलिंग स्टेशन हैं। आरओ के रिजल्ट में यानी 11 घंटे की ताखीर। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 4 इलेक्शन लड़े थी कौमी असम्बली के, मेरे वाले साहब लड़ते आ रहे 88 से, अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी हिस्ट्री है। मंसूर भाई 8 बजे रिजल्ट आ जाता है कौमी असम्बली, 5 बजे पोलिंग बंद होती है, 6 बजे से बॉक्सेस खुलते हैं, आपके पोलिंग एजेंट जो भी अंदर होते हैं वो आपको टैक्स कर देते हैं, उस वक्त भाग कर आ जाते। 8 बजे रिजल्ट आ गए, 9 बजे थार्ड फाड़ होकर खत्म हो जाता। मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी आप हमें थ्योरी दे रही है, बता रही हैं कि 190 पोलिंग स्टेशन से पीएमएलएन आते हैं, देखिए तहफ़्फ़ुज़ात उठेंगे। 11 घंटे की ताखीर, सिर्फ एक इलेक्शन। पहले वो दस्ता में धुंध आई, आपने तमाशा देखा। अगर हम चाहते थे, देखिए इलेक्शन हो रहा है मंसूर भाई, लोगों ने पोल किया नहीं किया, ये लोगों की स्वाब देती थी कि आपने वोटर्स को निकाला नहीं। मैं इस बहस में नहीं जा रहा, मैं इस बहस में भी नहीं जा रहा कि परसेंटेज क्या है, 15 सालों से हुकूमत किसकी है, लोगों की फिर चाहत में परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी। जिस तरह डस्का में लोगों ने नून लीग की कारकर्दगी में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और 15 सालों से नहीं। आबिद साहब, एक सवाल यहाँ पे बनता है, आप लोग पिछले 6-7 महीने से फौज के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, हर मुख्तलिफ तरीके से तनकीद करते रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जनाब ये हल्का 249 के जो जितने भी वो बॉक्सेस हैं वो फौज की तहवील में दे दिए जाएं। तो सर ये एस्टैब्लिशमेंट का इल्ज़ाम जो है वो आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाते हैं, फिर खुद कहते भी हैं कि जी फौज की तहवील में दे दिए जाएं। हालात ठीक हो गए या नजरिया तब्दील हो गया? व्यू इस्माइल साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल एक मुअस्सर किरदार अदा करना चाहिए और हमें उनकी कैपेबिलिटी पे भी पूरा इन्हसार होना चाहिए। हमें अपनी फौज को इस कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहिए। मैं आपको फिर कहता हूं, पीटीआई का भी वतीरा रहा है, सबका वतीरा रहा है, फौज का इस प्रोसेस से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये काम देखने का है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करें कि आखिर ये पोलिंग 11 घंटे क्यों ताखीर हुई। अगर ये देखें मंसूर भाई, ये हालात अभी हैं कि जनरल इलेक्शन में क्या होगा, तो लोग तो एक दूसरे जनरल इलेक्शन में क्या होगा, इसी पे ब्रेक के बाद जनरल इलेक्शन के हवाले से ही हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से जल्द से जल्द लेजिस्लेशन हो ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या हुकूमत सोच रही है, बात करेंगे डॉक्टर साहब से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी कि इस मुल्क में इंतखाबात किस तरह मुनक्किद किए जाने चाहिए। हुकूमत का ये गिला है
कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन नहीं करे। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह नहीं है कि ऑपोजिशन के साथ दरअसल में हुकूमत के आपस में कोई ब्रिज का काम नहीं हो रहा है? इतनी ज्यादा दोनों साइड से पोलराइजेशन हो चुकी है कि किसी किस्म की अच्छी चीज भी लेजिस्लेट हो ही नहीं पा रही। अच्छा जी, एक तो मैं सबसे पहले जवाब दे दूं, क्योंकि आबिद शेर अली साहब फरमा रहे थे मुल्तान मेट्रो बस। एक तो मुल्तान सॉरी पेशावर बीआरटी और फिर अपनी ये लाहौर की मेट्रो बस का कह रहे थे। जो पेशावर बीआरटी है उसके तमाम अखराजात, उसकी तमाम चीज़ें जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर पड़ी हुई हैं। और लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी की मेट्रो का रिकॉर्ड कहाँ है वो किसी को पता नहीं है, गुम हो गया हुआ है, छुपा लिया गया, वो आपको पता है क्या होता है। दूसरी लॉजिक, जब पब्लिक पॉलिसी को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पब्लिक पॉलिसी में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इस रैशनल पे होती है कि आप जो भी टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करते हैं उसमें से आम पब्लिक को उसका बेनिफिट कितना आता है। अगर हम मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की टोटल तीनों शहरों की आबादी इकट्ठी कर लें तो ये 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो जाती है तकरीबन तीनों शहरों की। 2.25 करोड़ के करीबी आबादी है। और राइडरशिप कितनी है इन तीनों मेट्रो के ऊपर? इनके ऊपर 1 लाख, तीनों मेट्रो को अगर इकट्ठा करें तो जो रोज़ाना पैसेंजर उस पर सफ़र करते हैं वो 1,70,000 पैसेंजर तीनों मेट्रोज के ऊपर डेली सफ़र करते हैं। अब हम पेशावर मेट्रो की बात कर रहे कलामी की बात से वो टॉपिक के इधर चला जाएगा। मैं इस पे आपकी बात, आप लोग बड़ी एक अच्छी चीज कर रहे हैं। बस आखिरी बात करने लगा जी, मैं आखिरी बात करने लगा। पेशावर बीआरटी जो है, मंसूर भाई, पेशावर बीआरटी जो है, सर डॉक्टर साहब की जरा बात सुनने सर जी, पेशावर बीआरटी जो है उसकी पेशावर की टोटल आबादी 40 लाख है और सिर्फ अकेली बीआरटी की जो राइडरशिप है वो 1,75,000 राइडर्स है पर डे। ठीक है, उन तीनों शहरों के 1,70,000 और इसके 1,75,000 और उन तीनों बीआरटी जो मेट्रोज हैं मिला के जो शरीफों ने बनाई हैं 12 अरब की सब्सिडी मीन घाटा नुकसान पंजाब हुकूमत को उठाना पड़ता है। तो ये तो इनकी दिमाग था, ये तो इनके हालात थे, ये तो इनकी समझ थी। अब आते हैं हम इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ। देखें, जब भी इलेक्शन होता है कहीं पे भी ये दोनों पार्टीज, इवन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं भी थी सीन के ऊपर, तो ये आपको पता है लेट 80s 90s से ये धांधली के एक दूसरे पे इल्जामात और लड़ते आए हैं। हम ये कहते हैं कि आए इस इलेक्शन के प्रोसेस को, आज भी वक्त है, इसको फ्री एंड फेयर करें। जो पूरी महज़ब दुनिया में जो सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है या दूसरे सिस्टम्स हैं जो, उन पे आए, बैठकर बात करें। जब इनको बुलाते हैं पहला काम करते हैं उस पे एनआरओ मांगते हैं। ये एंगेज होने को तैयार ही नहीं बगैर एनआरओ के। तो हमने तो इलेक्शन रिफॉर्म करनी है, ये आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आएंगे जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज दुनिया में इंप्लीमेंटेड हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसका ये अवाम से वादा है। हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक देना है, हर सूरत देना है अगले इलेक्शन में। सर इसका एक डॉक्टर साहब इसका एक हल है सर। अब तो मेरे भाई आबिद शेर अली भी ओवरसीज पाकिस्तानी है पिछले 5 साल से, तो इनको भी वोट का हक मिलना चाहिए। तो एक तो इनको वोट का हक देना है हर सूरत आबिद शेर अली साहब को, और दूसरा हमने हर सूरत इलेक्शन रिफॉर्म करनी है, ये चोरी चकारी खत्म करनी है। ठीक जी, आबिद शेर अली साहब। डॉक्टर साहब नसन नहीं देना थानू, ये मैं दस दिया। बात ये है भाई, ये पता नहीं, यही तो मसला है कि ये कौन सी अदादो शुमार पे चल रहे हैं। लाहौर के पैसेंजर, सर वो कह रहे हैं आप लोग एनआरओ मांग लेते हैं ना, जब कोई बात करने लगते हैं एनआरओ मांगते हैं। एनआरओ किसका? एनआरओ दे के गया साकिब निसार अलीमा खान को, एनआरओ इन्होंने दिया जहांगीर तरीन को, एनआरओ इन्होंने दिया अलीम खान को। ये तो खुद एनआरओ की पैदावार है। मेरे साथ ये भाई, आप मुझे ये कभी आपने सवाल पूछा, कभी बसों पे ले जाते हैं, कभी किसी, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। 45 रुपए की चीनी 110 रुपए पे मिल रही है, इनके पास जवाब नहीं है। 15 रुपए किलो का आटा 35-40 रुपए में मिल रहा है, इनके पास जवाब नहीं है। चले फिर मैं प्रोग्राम खत्म कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आबिद शेर अली साहब और शैला रज़ा साहिबा। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।